नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है द डाइकॉट्स। यहाँ हर एपिसोड में हम आपके सामने लेके आते हैं दो अलग तरीके के पहलू जो हम सभी लोग कभी ना कभी जीवन में अपने सामने पाते हैं। कई बार हमें विडंबना में डाल देते हैं कि ये साइड चुने या वो साइड चुने। और इस तरीके के डिस्कशंस करने के लिए हम कई बार हमारे पॉडकास्ट पे बुलाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट को, उनकी कहानियों और किस्सों से जानते हैं कि आखिर दोनों पहलुओं के राज क्या हैं, कौन सा पहलू आपके लिए बेहतर है। ये डिसीजन तो हम आप ही पे छोड़ते हैं। आई होप आप सभी ने हमारे पॉडकास्ट चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप वो बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारे हर एपिसोड की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। तो विद दैट, आज के हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तो वो है इंजीनियर और आईईएस ऑफिसर, तो वहीं दूसरी तरफ है एक बहुत ही रचनात्मक कवि और परफॉर्मर। अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो ये इस समय रेलवेज में डेप्यूटी चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे बैंगलोर में कार्यरत है। और अगर मैं पर्सनली बात करूं इनकी, तो भाई देखिए, डांस का स्टेज हो या हो कोई कवि सम्मेलन, क्रिकेट का ग्राउंड हो या फिर गजल का कोई ऑडिटोरियम, हर जगह इनको अपनी छाप छोड़ने की आदत सी है। विद दैट कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, गाइस प्लीज वेलकम ईशान श्रीवास्तव। नमस्कार, आदाब, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम ईशान। सो ईशान, हमारी ऑडियंस के लिए क्या आप अपने ही कुछ अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? अपना इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले आई वेरी बिग थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम शशांक। टू सेट द ग्राउंड रूल्स, मैं आपको भाई बोलूंगा। बिल्कुल। 15 साल की हमारी दोस्ती है तो ये संबोधन सबसे उपयुक्त लगता है मुझे। और मेरे वार्म वेलकम के लिए तो जो शुक्रिया आपको दूंगा ही। आपके इस पॉडकास्ट की जर्नी को शुरू करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। I know how much efforts you put in, so and it's lovely to see you grow like this, and it's a delight for me to be here today on this podcast. हम बहुत दिन से इसकी बात कर रहे थे, आज फाइनली वो मौका मिला है। So hopefully we'll have lots of good conversations. और जैसे कि आपने बात की कुछ अपने अंदाज में अगर परिचय देने का, तो कुछ लाइनों से शुरू करा। बिल्कुल इरशाद। कुछ ऐसा कहना चाहूँगा कि मैं कविता का प्रेमी हूँ, मैं कविता का प्रेमी हूँ, कवि बन फिरूं। मैं कविता का प्रेमी हूँ, कवि बन फिरूं। किन्हीं महफिलों में मैं मिलूं रूबरू, किन्हीं महफिलों में मैं मिलूं रूबरू। अब इतनी सी है बस दिल में आरज़ू कि एकांत हो और थोड़ी गुफ्तगू। अरे क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। और जैसे ही मैंने आपका ये अंतिम शब्द सुने, गाइस प्रोबेबली दिस इज अ गुड टाइम फॉर मी टू शेयर। ईशान श्रीवास्तव जी ने अभी ही अपना एक इंस्टाग्राम पेज भी शुरू किया है जिसका नाम है एकांत और गुफ्तगू, तो प्लीज डू गो अहेड, चेक आउट हिज पेज। बट ईशान, जैसा कि आपको पता है, हमारे पॉडकास्ट में हम दो तरीके के नज़रियों को साथ में लाते हैं और कोशिश करते हैं हमारे गेस्ट के थ्रू कि ये दोनों नज़रिए में आपका क्या टेक रहा है, आपकी कौन सी कहानियां हैं, आपके कौन से किस्से हैं। तो अगर मैं आपके जीवन की बात करूं तो आपके जीवन में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू हैं। एक तरफ तो है आपकी डिसिप्लिन और ड्यूटी, तो वहीं दूसरी तरफ आ जाती है आपकी कविताएं और क्रिएटिविटी। तो एक बहुत ही क्लासिक डिलेमा है, धर्म संकट, जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर कोई इसको फेस करता है कभी ना कभी, या शायद ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस। और जो डिलेमा है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं वो है दिल वर्सेस दिमाग, हेड वर्सेस हार्ट। तो होता कुछ यूं है कि दिमाग बोलता है भाई मेरी सुनो, लॉजिक यहां है। सही बात। तो दिल वहां आके बोल देता है कि अरे अरे भाई रुकिए जरा, अगर आपको पता ही है कि यू ओनली गोना लिव वंस, तो दिल की सुन लीजिए, दिमाग में क्या ही रखा है। तो ये जो धर्म संकट है, आज हम हमारे कॉन्वर्सेशन के थ्रू जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में आप कैसे डिसीजंस लेते हो इन दोनों के बीच में और एक बैलेंस बना के रखते हो। That's a very interesting topic. I know your podcast has this dichotomous topics always. तो मैं ये सोच ही रहा था कि जब इस कॉन्वर्सेशन की बात शुरू हुई थी कि टॉपिक क्या रखेगा मेरा भाई। तो नाउ देन व्हेन यू टोल्ड मी कि ये दिल और दिमाग की एक कश्मकश रहेगी,
then it amazed me कि how well it fits in my life and शायद अपनी ज़िंदगी को हम उस नज़रिए से कभी देखते नहीं हैं कि ऐसे दिल और दिमाग के बीच के कितने फैसले हम बिना सोचे ही ज़िंदगी भर लेते आए हैं एंड आज अगर मैं देखूं तो ये शायद ऐसा टॉपिक है which everyone out there will relate to it probably. So 3 cheers for this topic, Shashank. थैंक यू सो मच। It will be a wonderful conversation. बिल्कुल, मेरे पास आपके लिए बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो हम कोशिश करेंगे जिसके थ्रू आपके हम हर पहलू को जान पाएं। जैसे आपका जो लिखने में इंटरेस्ट है, आप एक डांस परफॉर्मर भी रह चुके हैं, आपका स्पोर्ट्स में भी इक्वल इंटरेस्ट है, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिस डिलीजेंस है आप आपका डिसिप्लिन से ड्यूटी करते हैं, चाहे वो रेलवेज के लिए हो या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप टेकअप करते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। बट डीप डाइव करें हम इन टॉपिक्स पे, और मेरे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल हैं। उसके पहले क्यों ना हम एक क्विक रैपिड फायर राउंड जैसा Now that brings some butterflies. तो मेरा इस राउंड में कोशिश ये रहेगी कि मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूं जो छोटे हैं पर बहुत ही शानदार हैं, और हम उसके जरिए कुछ जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इस टॉपिक को लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। रेलवेज की चाय या पोएट्री क्लब की कॉफी? वाह, इंटरेस्टिंग। सो इसमें तो आई गेस कि रेलवे की चाय पीता हूँ तभी शायद पोएट्री क्लब्स की महंगी कॉफ़ी अफोर्ड कर पाता हूँ, बोथ इमोशनली एंड फाइनेंशियली आई गेस, क्योंकि दिल की राह पे चलने के लिए दिमाग तो लगाना पड़ता है बॉस। सो दैट्स अबाउट इट, लाइक दिस। वाह, क्या बात है, एकदम कवि के रूप में आप आंसर देने वाले हैं, ये मैं समझ चुका हूँ। ठीक है, तो दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल। आप एक इंजीनियर हैं, तो आपके दिमाग का इंजीनियरिंग कैलकुलेटर ज़्यादा तेज चलता है या फिर दिल का पोएट्री जनरेटर? भाई कहाँ से सवाल ढूंढे हैं आपने। चाहे कैलकुलेटर की बात हो या जनरेटर की, दोनों ही मशीन है आई गेस, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि एट अ टाइम एक ही मशीन काम करे। जब मेरा दिमागी कैलकुलेटर काम करता है व्हेन आई एम इन ऑफिस, आई प्रेफर कि मैं अपने पोएट्री जनरेटर को डीजल फिल करके सेफ रखूँ। क्या बात है। एंड व्हेन आई गेट फ्री ऑफ माय दिमागी ड्यूटीज, then I on the switch on the generator. But in a way मैं कहना चाहूँगा कि engineering and poetry शायद उतना अलग नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम सब इंजीनियर हैं, साइंस के बैकग्राउंड से हैं। What it teaches us is observational skills, inquisitiveness, analytical skills, which is probably a main ingredient for grabbing any content. कोई विचार आपके दिमाग में आएगा अगर आप उसको आसपास अपने देखेंगे। बिल्कुल। उसके बाद तो बस उन आवाज़ों उन शब्दों को आवाज़ देने की बात है, कुछ शब्द देने की बात है। सो आई थिंक ये पोएट्री जनरेटर और कैलकुलेटर इट्स सेम कॉइन के दो साइड्स। बिल्कुल, एकदम डाइकोटोमस टॉपिक है, और बहुत ही अच्छा ये सुन के किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं। दोनों को आपने कंपार्टमेंटलाइज कर रखा है ताकि एक जो नज़रिया है वो आपके दूसरे नज़रिए को थोड़ा सा फ्यूल भी कर रहा है और मोटिवेट कर रहा है कि आप दोनों ही चीज़ को साथ में लेके चल सके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स क्लियर किया हुआ है इंडिया में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईएएस का वो जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू वाइवा जो भी आप कहते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा टफ है, या मान लीजिए एक ऑडिटोरियम है जहाँ पूरा ऑडियंस भरी हुई है और वहाँ आपको डांस परफॉर्मेंस देनी है, क्या आपको ज़्यादा नर्वस करता है? हार्ट बीट और बटरफ्लाइज तो दोनों में है। भगवान की दया से आईएएस का इंटरव्यू एक ही बार देना पड़ा और दोबारा मुझे यूपीएससी भवन ने बुलाया नहीं है, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो इट्स डन विथ। ओके। बट जो स्टेज पे डांस की बात है, आई विश, भले ही कितनी नर्वसनेस हो स्टेज पे चढ़ने की, आई विश आई गेट द अपॉर्चुनिटीज मोर एंड मोर इन लाइफ टू बी ऑन द स्टेज, टू परफॉर्म, टू dance my heart out, and maybe with you as well. हाँ, बिल्कुल। It's going to be a remarkable journey for me. मैनिफेस्ट करते हैं, और क्या पता बहुत जल्दी हम एक वीडियो साथ में भी ले आए जहां हम दोनों ही डांस परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे ऑडियंस को और भी ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी ऐसा हुआ है आपके डेली दिनचर्या काम में, क्योंकि आपके पास आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ फाइल्स कीप कमिंग इन, वर्क रिलेटेड फाइल्स हैं, कई सारे अप्रूवल्स आपको देने होते हैं, तो किसी दिन अचानक से ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कोई फाइल देख के आपको लगा कि यार इस पर्टिकुलर मुद्दे पे तो एक गजल लिख दूं? कुछ ऐसा सोचा भी था और लिखा भी है। सरकारी दफ्तरों में जो फाइलें होती हैं
काफ़ी मोटी फाइलें हो जाती हैं। बिल्कुल। और जनरली हम देखें तो एक फाइल की नोटिंग साइड होती है, एक फोलियो साइड होती है हमारे में। जब आपके पास कोई प्रपोजल की नोटिंग आती है जिसमें आपको शायद कई बार एक शब्द लिखना है, कई बार एक सेंटेंस लिखना है, बट उसके लिए आपको उस पूरी फाइल को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना पड़ता है। करेक्ट। तो उस पर कुछ लिखा था कि ये फाइलों की दुनिया भी कुछ, ये फाइलों की दुनिया में भी कुछ जिंदगी सी ही बात है, ये फाइलों की दुनिया में भी कुछ जिंदगी सी मजबूरी है। हाँ, इसको रिफ्रेम करूंगा मैं, ये फाइलों की दुनिया में भी कुछ जिंदगी सी मजबूरी है, अपना किस्सा लिखने से पहले दूसरों का पढ़ना ज़रूरी है। अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया, मुझे लगता है काम तो है ही, पर ये जो आपने बात कही है मुझे लगता है इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हम दे भी सकते हैं ऑडियंस को, और कई बार हम खुद ही भूल जाते हैं कि सामने वाले का भी सुनना कितना ज़रूरी है। अपनी चीज़ें बताने से पहले अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंड होके, थोड़ा सा ओपन ईयर्स करके सामने वाले की सुने, तो जो आपका रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगा। नो, थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुली इनको शब्दों में पिरोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो अगर हम आपसे पूछें खासतौर पे क्योंकि टेनिस आपका वन ऑफ द फेवरेट स्पोर्ट है, तो टेनिस के कोर्ट पे आपने पॉइंट्स ज़्यादा जीते हैं, या फिर हमें ये भी पता है आप बहुत कवि सम्मेलन में जाते हैं, तो वहाँ पे उन महफिलों में आपने लोगों के दिल, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो किसका पलड़ा भारी होगा? वेल, टेनिस कोर्ट पे एक विनर शॉट की चाह, या फिर किसी महफिल में श्रोताओं की वाह, ये दोनों ही मैं दिल से करता हूँ। और अच्छा। दिल जीतने के लिए करता हूँ। क्या बात है, तो मतलब कहना आपका ऐसा है कि जहाँ पे भी आप जाते हैं दिल तो जीत के ही आते हैं। बहुत ही शानदार। अच्छा ठीक है, ये बताइए मुझे पता है कि जो रेलवेज हैं पिछले सालों में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आए हैं। अभी जो हमने रीसेंट न्यूज़ भी देखी थी, चेनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना है, मार्वलस है ना। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं, कई सारी लाइफ डिपेंडेंट होती हैं, तो आपके लिए उन डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना ज़्यादा कठिन लगता है, या फिर अगर मैं आपके अंदर के आर्टिस्ट को थोड़ा झकझोर के पूछूं, एक गज़ल लिखने जाते हैं आप, तो गज़ल की पंक्तियों को सही तरीके से शब्दों में पिरोना वो ज़्यादा मुश्किल लगता है? आई थिंक दोनों ही बहुत कठिन सिचुएशंस हैं। आज मैं इस पायदान पे हूँ जहाँ मैं कह सकता हूँ कि आई हैव वर्कड इन सम ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस सेक्शंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जहाँ पे 5-5 दिन हम मिट्टी में दबे रहते थे, एंड वी यूज्ड टू, आज वो लगते हैं अमेजिंग टाइम्स, बट यस दे वर टफ। बट फिर भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों या काम से रिलेटेड कोई भी आउटडोर एक्टिविटी हो, आई गेस उसमें ज़रूरी है अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग को समझना और उसको कंट्रोल करना। जहाँ तक गज़ल लिखने की बात है, इट्स एन इंटरनल प्रोसेस। करेक्ट। और कोई भी इंसान इस बात से वाकिफ़ रहेगा कि अपने बाहर की चीज़ें कंट्रोल करना रिलेटिवली आसान है, और rather than अपने अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करना। So ghazal writing by no means is a joke, especially when I've recently ventured into its depths by doing a course. वाह। रेखता एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, उससे मैं जुड़ा हूँ और एक गज़ल राइटिंग का कोर्स चल रहा है। क्या बात है। Still nascent stage, but I'm learning a lot, and जितना सीख रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है कि कितना कम पता था मुझे। So I think that's it. नहीं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इनफैक्ट हमारे पास कुछ सवाल है जिसमें हम डीप डाइव भी करेंगे कि जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, पर उससे पहले क्योंकि गज़ल की बात निकली है तो क्यों ना हम आपसे पूछें, गज़ल या कविता में कोई भी जो आपका फेवरेट आर्टिस्ट हो और उनकी कुछ आर्ट जो आप हमें सुनाना चाहें। ये तो एक अथाह समुंदर है जिससे आप मेरा एक फेवरेट बूंद निकालने की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो गज़लों की दुनिया में अगर हम बात करें तो गालिब से लेके मीर तकी, मीर एंड दहाग, और आज की 20th सेंचुरी में हम बात करें तो वी हैव साहिर लुधियानवी, वी हैव कैफ़ी आज़मी, जानिसार अख्तर, फिराक गोरखपुरी, निदा फाजली, देयर आर नंबर ऑफ नेम्स, जावेद अख्तर, गुलजार, और even our recent times, as you mentioned, Zakir Khan. I don't consider him a comedian. He's a poet at heart, and that's why we love him.
करेक्ट। एंड ही स्पीक्स विथ हार्ट। सो कवियों की तो बहुत लंबी फहरिस्त है। हाँ, इनमें से कुछ कवियों ने जो मुझे पर्सनली टच किया है उसमें से एक हैं दुष्यंत कुमार जी। Okay. अगर मैं कहूँ तो गज़ल जनरली एक उर्दू की विधा है, बट हिंदी भाषा को यूज़ करके गज़ल लिखने का जो तरीका उन्होंने दिया, जो कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया, दैट्स अ माइलस्टोन कंटेंट। ये फॉर्चुनेटली मेरे इंग्लिश के टीचर ने मुझे स्कूल में दी थी। उनकी कई लाइनें मैं कोट करता था अपनी डिबेट्स और स्पीचेस में, एंड तब मैंने उनकी वो किताब पढ़ी थी, साए में धूप। Okay. और उसकी मैं एक दो लाइन भी आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट टू ग्रास्प की क्या चीज़ है दुष्यंत कुमार। और ये शायद ये लाइन आपने सुनी होगी, आई विल टेल यू कहाँ सुनी होगी, कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। ओके। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। अरे वाह, क्या बहुत सारे लोगों को ये गाना जिन्होंने सुना होगा, ये नहीं पता होगा कि ये दुष्यंत कुमार की गज़ल है, जिस पे मसान मूवी में ये गाना बना है। करेक्ट। सो इनकी कंटेंट का कंटेंट मेनली काफ़ी फ्रीडम स्ट्रगल और रेवोल्यूशनरी पोइट्री के कंटेक्स्ट में लिया जाता है। सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठानी हो तो इनकी पोइट्रीज को बहुत कोट किया जाता है। एक और वो करूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। Wow. It's a line that I still recited and it feels apt in so many situations. It is indeed. मतलब अगर आपको किसी को मोटिवेट करना हो वहाँ पे भी कारगर है, अगर आपको कहीं को जाना है and you have to ask people कि break that routine, उसके लिए कारगर है। इंस्पिरेशन पे इनकी एक लाइन है कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। सच अ होपफुल लाइन। बिल्कुल। तो ये एक बहुत फेमस है। एंड एक नाम और लेना चाहूँगा मैं, मिस्टर जॉन एलिया का, अगर लोगों ने सुना हो। ये बहुत ही एक्सेंट्रिक शायर रहे हैं। इनका लहजा बोलने का बहुत अलग रहा है। ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें रही हैं इनकी, और वो उनकी बातों में भी झलकती है, उनकी गज़लों में भी झलकती है। उनकी कुछ लाइनें हैं जैसे कि यूँ जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। और एक और लाइन है उनकी कि जिससे मैं पर्सनली बहुत रिलेट करता हूँ कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के अलावा और कुछ भी नहीं। अरे वाह, क्या बात है। मतलब कवि साहब, मुझे ये कहना पड़ेगा, मन तो मेरा कर रहा है कि एक के बाद एक आपकी ये पंक्तियां सुनता ही चला जाऊं। मतलब आज के परिवेश में जहां हम कुछ ना कुछ एक नया संगीत, कोई एक नया जॉनर ढूंढते रहते हैं, कमाल की बात है कि कविताओं में क्या डेप्थ छुपा हुआ है बातों में। इनफैक्ट जो आपने कुछ कविताएं बोली, कुछ जो पंक्तियां बोली, उसने मुझे खुद भी इंस्पायर कर दिया है। जो पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, इसी तरीके से हमने शुरू किया था कि यार चलिए हम कोशिश तो करके देखते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ शायद निकल के आ जाए जो लोगों तक पहुंच पाए, उनसे रिलेट कर पाए। तो वो जो आपने पंक्तियां सुनाई है कि एक पत्थर उछाल के तो देखिए, तो बस वही कोशिश है। नहीं, बहुत सुंदर लगा। आई होप कि पॉडकास्ट के बाद भी हम और कुछ पंक्तियां सुन पाए। बिल्कुल, ये समा तो बंधा है तो बनता ही जाएगा। करेक्ट। तो इसी मुद्दे पे पर मैं, मोटिवेशन की बात ही चल के आई है, तो एक सवाल क्विक रैपिड फायर में ये मैंने सोच के रखा था आपसे पूछने का, कि जब कभी आप इमोशनल होते हैं, इमोशनल एज एन लाइक कि ये वो फॉर्म ऑफ थॉट है जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा अकेले समय देना चाहते हैं, तो आप प्रेफरेबली किस तरफ जाते हैं? अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त कर लेते हैं, या फिर क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं ताकि आप कुछ लिख पाएं, या स्पोर्ट्स आपका गो टू प्लेस होता है? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द इमोशंस बेसिकली। अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे मोस्टली काम का ही स्ट्रेस होता है अगर होता है तो देन आई विल टेक इट हेड ऑन, मैं काम कर लूँगा और वो स्ट्रेस हट जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट वन ऑफ द इमोशंस। अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है, किसी तरह की बेचैनी है, देन आई टर्न टू म्यूजिक। Okay. It's a very relaxing process for me, not just the melody but the words as well. अगर
आई मीन स्पेस वेयर देयर इज ट्रैंक्विलिटी, बहुत कामनेस है, बहुत सुकून है दिल में, फिर मैं अपनी स्टडी टेबल पे जाके नाइट लैम्प पढ़ना शुरू करता हूँ और कुछ लिखना या कुछ पढ़ना शुरू कर देता हूँ. दैट जस्ट गिव्स मी पीसफुल कंटेंटफुल सिनेरियो. इसके अलावा अगर इमोशन की बात करें तो अगर मुझे कुछ नहीं सोचना है, आई हैव टू मेक माई सेल्फ ब्लैंक, देन आई टर्न टू स्पोर्ट्स ऑब्वियसली. ओके. टेनिस के वो 1 घंटे अगर मैं सुबह निकलता हूँ तो मुझे दुनिया का कुछ भी नहीं समझ में आता उस समय, ना काम का स्ट्रेस, ना पर्सनल लाइफ का कोई स्ट्रेस. एंड दैट्स व्हेन यू फील लाइक कि हाँ, ये एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है वेयर यू कंप्लीटली गो ब्लैंक. करेक्ट. सिर्फ आप हैं, वो रैकेट है और वो बॉल है, दैट्स इट. क्या एंड लास्ट मैं सबको एडवाइस भी देता हूँ, ये अगर आप उदास हैं तो सो जाइए. इससे अच्छा कोई उपाय नहीं. ये तो मुझे लगता है कई सारे ऑडियंस में से ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे ये सबसे बढ़िया उपाय बहुत जरूरी है. लीस्ट एफर्ट मैक्सिमम रिवॉर्ड्स. नहीं, बहुत अच्छा लगा ये जान के. और काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने हर एक इमोशन के लिए किस तरीके से अपने एवेन्यूज चुन रखे हैं कि मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे इस समय रिचार्ज कर सकती है. तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और ये शायद थोड़ा सा खुद की खोज से आता है. आप जब थोड़ा समय खुद के साथ व्यतीत करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये मेरा इमोशन है और इसको मुझे इस तरीके से एड्रेस करना है. बहुत ही बढ़िया. नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा रचनात्मक भी है, थोड़ा सा रोचक भी है. आपके पार्टनर, आपकी वाइफ को अगर आपको कभी इम्प्रेस करना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? एक डांस परफॉर्मेंस देना पसंद करेंगे उनके लिए, या फिर उनके लिए कुछ शब्द लिखना पसंद करेंगे कविता या गजल के फॉर्म में? ओके, सो दैट्स हाउ वी एंटर अ डेंजरस डोमेन नाउ. इनफैक्ट इसमें मैं ऐड ये भी कर देता हूँ कि क्या कुछ ऐसा है जो आपने उनके लिए सीक्रेटली लिखा है और उन्हें भी ना पता हो, जो आप अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू में बयां करना चाहें? सीक्रेट तो नहीं रहता है वाइफ से कुछ, अगर आपने लिखा है तो वो उन तक पहुंचता ही है, जो नहीं भी लिखा है वो उन तक पहुंचता है. होना भी नहीं चाहिए. तो आई गेस हाँ, डांस भी किया है उनके साथ, हम गाने भी गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं साथ में. बट क्योंकि मैं लिखता हूँ तो ये लाजमी था कि उनके लिए भी कुछ लिखना ही चाहिए मुझे. और कुछ दिन पहले ही लिखा था उनको, मैं सुना देता हूँ उनके लिए. आंखें बड़ी बड़ी करके, आंखें बड़ी बड़ी करके वो मंद मंद मुस्काती है. आंखें बड़ी बड़ी करके वो मंद मंद मुस्काती है. मासूम सा चोला पहन के फिर वो आके बड़ा सताती है. बालों में मेरे वो हाथ फेरती, बालों में मेरे वो हाथ फेरती, बाहों में मुझे वो अपने घेरती. कई एहसासों की पुड़िया है, कई एहसासों की पुड़िया है. एक चंचल सी वो गुड़िया है, नन्ही सी है नाजुक सी नटखट सी है वो. नन्ही सी नाजुक सी नटखट सी है वो, मेरे एकांत जीवन में एक खटखट सी है वो. अरे बीवी नहीं वो बेगम है, अरे बीवी नहीं वो बेगम है, और वो संग है तो क्या गम है. वाह, क्या बात है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर. आई एम होपिंग कि पॉडकास्ट खत्म करके जब आप वापस उनके पास जाएंगे इट रीचेस टू द राइट ऑडियंस. बिल्कुल बिल्कुल. और ये एकदम तारीफ के काबिल है. बहुत ही सुंदर लिखा है आपने. एंड हम मुझे लगता है ये कवि हों, लेखक हों, जो गज़ल लिखते हों, उनके साथ जब आप बैठते हो इस तरीके की चर्चाएं करने, एक चीज़ जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है वो ऐसा है कि बहुत सारे टॉपिक्स को आजकल हम सुपरफिशियल ही देखते हैं. कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं ऊपर ऊपर से ही करते हैं, पर जब आप इस तरीके से उसे पंक्तियों में पिरो देते हो शब्दों के थ्रू, तो आपको एहसास होता है कि जीवन में और भी कितने अलग रूप हैं और उन तरीकों से भी आप उस पर्टिकुलर सुपरफिशियल सिचुएशन को देख सकते हैं. बिल्कुल. तो बहुत ही अच्छा लगा. थोड़ा सा ट्विस्ट इस तरीके से अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डालना चाहता हूँ. हमने आपसे पूछा कि आप रेलवे की फाइल देखते हो तो क्या कभी ऐसा लगा गजल लिखते हैं. अब थोड़ा सा अगर इसको रिवर्स कर दें, ऐसा भी हुआ कि कभी आप कविताएं लिख रहे हो कि मन में आया भाई इसमें या तो मैं रेलवे या थोड़े इंजीनियरिंग के फॉर्मूले जोड़ दूं? अभी तक तो नहीं आया है, बट हाँ, आपके इस क्वेश्चन से मुझे प्रसून जोशी जी की कुछ लाइनें याद आ गई. ओके. जो मस्ती की पाठशाला रंगे बसंती का गाना, उसमें उन्होंने लिखी थी कि यारों की इक्वेशन है, लव मल्टीप्लिकेशन है, जो दिल को जीता है वो अल्फा है थीटा है. क्या बात या है. उसी में एक और लाइन थी जो टल्ली होके गिरने से समझी हमने ग्रेविटी, इश्क का प्रैक्टिकल किया था बाई क्लैरिटी. सो और ये वो
मैंने अभी दोबारा इनको पढ़ा, हमने गाने तो सुने ही हैं जी। इनके, बट प्रसीन जोशी की एक धूप के सिक्के एक बुक है जो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने अपने सारे फिल्मी गीतों का एक संकलन किया है, और हर एक गीत के बाद उन्होंने एक आधे पेज का एक एनेक्डोट दिया है कि उस गाने को लिखने के पीछे क्या बैक स्टोरी रही, कैसे उसमें उन्होंने कुछ शब्दों का चयन किया, जब म्यूज़िक कंपोजर के पास गए, जब डायरेक्टर के पास गए, क्या फीडबैक मिला, और कैसे वो गाना आज की डेट में हम तक पहुंचा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मैं जनरली ये करता हूँ, चाहे वो गुलजार साहब हों, चाहे वो जावेद अख्तर साहब हों, इरशाद कामिल हों, इनकी बिकॉज हम कविताओं के जो ट्रेडिशनल जॉनर में तो बहुत चले जाते हैं, बट वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहाँ पे गीतों की कुछ ऐसी श्रृंखलाएं हैं हमारे पास विच आर ट्रेजर ऑफ पोइट्री आई गेस। चाहे वो साहिर लुधियानवी की गज़लें हों, गुलजार साहब की हों, जावेद साहब की हों, अच्छे अच्छे गज़लकार संगीत फिल्मों में दे चुके हैं, गीत फिल्मों में दे चुके हैं, और इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ डोमेन फॉर द रीडर्स एज वेल, जिन्हें अगर संगीत में नहीं है कोई चीज़ तो शायद वो उतनी अट्रैक्ट नहीं करती। करेक्ट। प्लेन पोइट्री पढ़ना अब इट टीडियस लगता है, बट वही चीज़ जब एक संगीत के रूप में वो समझते हैं तो जहाँ चली जाती है। गुलजार साहब का ही आप देख लें, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, कोई कह नहीं सकता ये गुलजार साहब ने लिखी है। वही गुलजार साहब जो लिख रहे हैं कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। वाह। तो कंट्रास्ट इतना है, और ये सारे गाने, ये सारे शब्द लोगों तक गानों के थ्रू पहुंच चुके हैं। सो आई थिंक दैट्स अ बिग जॉनर ऑफ पोएट्री एज वेल, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, नॉट जस्ट एज फिल्म म्यूजिक बट ऑल्सो एज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स। करेक्ट। और अगर मैं आपसे बोलूं ईशान, ये मुझे पता भी नहीं था, आज से पहले हम लोग कई बार गाने सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत उनके लिरिक्स जान लेते हैं, पर उसके पीछे की स्टोरी क्या है ये तो हमने कभी सोची ही नहीं। और ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं था कि प्रसून जोशी जी इन लिरिक्स के पीछे हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है और इन सारे का अपने डिटेल्स में बताया भी है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। बहुत अच्छा लगा। ब्रिटिश और ऑडियंस में भी कई ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो जाएंगे शायद वापस से उन लिरिक्स को देखेंगे जिन्होंने उनको टच किया, उनकी लाइफ से रिलेट किया है, और शायद देखना चाहिए आखिर इसके पीछे का लेखक कौन है और क्या चीज़ें इन्होंने बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। बहुत धन्यवाद। मैं भी थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी जानना चाहूँगा। स्पोर्ट्स से अगर आपने टेक अवे लिया है तो ज़्यादा क्या लिया है? इज इट जीत का मज़ा आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, या फिर हारने से जो सबक मिले हैं वो? आई थिंक ह्यूमिलिटी, एंड बीइंग अ बैडमिंटन प्लेयर योरसेल्फ, यू वुड एग्री, it makes you humble in many ways. Plus, it brings you to a state of being mentally calm within your mental limits and still pushing your physical limits. So, चाहे वो हम कोई भी रिगरस स्पोर्ट्स देखें, आपका फिजिकल पोटेंशियल एक नॉर्मल एनवायरनमेंट से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है when you're on a court or on a ground on a pitch. Correct. But जो mental focus है, that has to be absolutely pinpoint if you have to be in that game. True. So it's again a very dichotomous situation जहाँ शरीर को तो आपको हर कोने में दौड़ाना है, पर दिमाग को बहुत स्थिर रखना है। और हमारे टेनिस में भी यही बोला जाता है, बैडमिंटन में भी होगा, क्रिकेट में भी है, कि बॉल को मारने से पहले आखिरी मिली सेकेंड तक हमें देखना जरूरी है। बिल्कुल। एंड इट्स वेरी इजी टू लेट गो ऑफ दैट। वो आखिरी मिली सेकेंड में आप बॉल की जगह कहाँ मारने वाले हो उस पर अगर आपका फोकस चला जाता है, मे बी वो टाइमिंग नहीं आएगी शायद। करेक्ट। सो मेंटल स्ट्रेंथ इज अगेन अ बिग लेसन दैट आई गेट ऑफ इट, एंड फिजिकल लिमिट्स तो एनीवेज बिल्कुल हो ही नहीं। जो आपने टॉपिक चुना अभी आपने जो उठाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेंटेलिटी होती है एक स्पोर्ट्समैन के लिए वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। कई बार कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनकी मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रख सकते हैं, और अगर वो काम है तो सामने वाला कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर वो एजुकेटेड है तो आप उसे जा सकते हैं, उसे आप परास्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये मेंटेलिटी वाली, हमने स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत एग्जांपल भी देखे हैं। कल कुछ दिन पहले ही हमारी शायद जोकोविक के बारे में बात हो रही थी। करेक्ट। जो आज 38 साल की उम्र में 22 साल के लोगों को हरा के, और स्टिल ही इज रीचिंग टू वन ऑफ the biggest grand slams के semi-finals. Exactly. So it's not just physical strength. It has to be mental capacity. It has to be. चलिए, तो हमारे रैपिड फायर का आखिरी सवाल है मेरे पास, और ये थोड़ा सा धर्म संकट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको डांस भी पसंद है और आपको कविताएं भी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये गूगली आपके सामने फेंक के देखता हूँ।
तो अगर आपको मौका मिले ऋतिक के साथ स्टेज शेयर करने का, टू डांस विथ हिम, या फिर बच्चन साहब के साथ कोई अपनी फेवरेट कविता रिसाइट करने का, तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? ड्रीम सिचुएशंस दे दिए आपने तो। ऋतिक जी से शुरू करूंगा। ऑब्वियसली ही इज द मोस्ट फेवरेट डांसर ऑफ ऑल टाइम फॉर मी एंड फॉर मेनी पीपल लाइक मी। तो उनके साथ डांस करना तो पता नहीं कब मुमकिन होगा, बट उनके डांस कॉपी करके ही मैं अपना काम चला ले रहा हूँ। उनका एक स्टेप पकड़ लेता हूँ तो वो मेरे लिए एक यूरेका मोमेंट हो जाता है। सो आई विश टू कीप कंटिन्यू डूइंग दैट। जहाँ तक बच्चन साहब के साथ पोइट्री रिसाइटल की बात है, तो हाँ, मधुशाला ज़रूर पढ़ना चाहूँगा उनके साथ। मधुशाला अगर लोगों को नहीं पता है तो एक थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ मैं उस पर। आज मैं वो किताब भी लेके आया हूँ बिकॉज इट हैज़ टच्ड मी अ लॉट। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ जी के पिता हैं, उन्होंने लिखी थी आज से करीब 80-90 साल पहले। एंड ये हिंदी साहित्य में एक माइलस्टोन मास्टरपीस है एक तरह से। इसमें आपकी 135 वर्सेस हैं जिनको उन्होंने 4-4 लाइन के एक वर्स में बांधा है, जिसे हम रुबाई भी कहते हैं हिंदी में, उर्दू में। और ये एक ऐसी फिलोसफिकल भी कह सकते हैं, मेटाफोरिकल क्रिएशन है जिसमें उन्होंने कुछ बेसिक शब्द हैं, मदिरालय, मधुशाला, हाला यानी कि वाइन, साकी जो कि पिलाता है आपको, आज के रेफरेंस में बोले तो बारटेंडर, देन आई थिंक प्याला, द ग्लास इन विच वी ड्रिंक। इन कुछ शब्दों के बीच में खेलते हुए उन्होंने जिंदगी का सार आपके सामने उड़ेल दिया है। क्या बात है। और इसको एक मेलोडियस फॉर्म में भी लाया गया था, जिसमें कि एक पंक्ति जो एक वर्स है वो बच्चन साहब ने खुद गाया था, और बाकी उसमें जो 20 वर्सेस हैं जो सिलेक्टेड थे, जो मन्ना डे जी ने उनको आवाज़ दी थी जी। तो मैं उसमें से एक पहला जो बच्चन साहब ने बोला था वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसका जो मेलोडी है मैं ट्राई कर रहा हूँ, मे बी वैसी आए ना आए। कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रचना है। और ये क्या बात है। ये मैंने अभी कोविड में दोबारा पढ़ी। बचपन में मुझे ये पापा ने ला के दी थी, तब तो मैं इसकी अंदरूनी लेयर नहीं समझ पाया था। अब बड़े होके जब कोविड में दोबारा पढ़ने का मौका मिला, तब इसको मैंने समझा, और इसका एक काइंड ऑफ एक्सटेंशन जो मैंने खुद लिखने की कोशिश की। अरे वाह। तो अब बच्चन साहब के साथ तो कब पढ़ने का मौका मिले, शायद अपना कुछ ऐसा सुनाना चाहता हूँ जो इस पॉडकास्ट के जरिए अगर उन तक पहुँच गया तो शायद उन्हें भी थोड़ी खुशी हो। इट विल बी अ ट्रिब्यूट टू हरिवंश राय बच्चन जी एज वेल। तो उसकी कुछ लाइनें हैं ऐसी। कविता काफ़ी बड़ी थी तो मुझे अपनी कविताएं याद नहीं रहती हैं। द सेम प्रॉब्लम विद गुलजार साहब जी। और जावेद साहब उन मामलों में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है हिज मेमोरी। उन्हें गालिब का पूरा दीवान याद है ज़बानी। तो एक किस्सा भी था उसका कि जावेद साहब ने फ़ोन किया, गुलजार साहब ने जावेद साहब को फ़ोन किया कि मेरा वो एक गालिब की दीवान की कॉपी थी, कहीं मिल नहीं रही है, तो आप ज़रा भिजवा सकते हैं क्या, मुझे कुछ देखना था उससे रेफरेंस। तो बोले अभी तो नहीं है मेरे पास, बट आप पूछिए कौन सी लाइन है, मैं बताता हूँ। और उन्होंने शब्द ब शब्द पूरी दीवान उनको याद था और उन्होंने उसको बता दिया। तो गुलजार साहब कई प्लेटफॉर्म्स में बोल चुके हैं कि उनकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं भी कुछ लेके आ गया था शायद पढ़ने का जरूर मौका मिले तो। बिल्कुल। तो मॉडर्न मधुशाला इसका नाम दिया था कि स्रोत कई हैं, रूप कई हैं, कई करों ने इसको पाला। स्रोत कई हैं, रूप कई हैं, कई करों ने इसको पाला, भिन्न भिन्न होकर भी एक सी लगती मधुशाला। चढ़ते सूरज का तेज हो, चढ़ते सूरज का तेज हो, या शाम को ढलता सूर्य निराला, पहर कोई हो, वक्त हो जो भी
खुली रहेगी मधुशाला। हार न तू अंदर से साकी, हार न तू अंदर से साकी, उम्मीद की फिरता चल माला, एक दिन प्याला भर जाएगा जब मैल आएगी मधुशाला। अंतर मन के अंधकार से जो खींच निकाले ढेर उजाला, ऐसी मदिरा की मस्ती में हर गम को भुला दे मधुशाला। मंदिर मस्जिद ने बांट दिया, धर्म ने ऐसी फेरी माला, पर सबका मालिक एक जहां पे दैर वही है मधुशाला। पता क्या पूछे किधर को जाना, सब जाने है पीने वाला। पता क्या पूछे किधर को जाना, सब जाने है पीने वाला। चार यार जहां मिल बैठे वही अटारी मधुशाला। दिल वालों की बस्ती में अब मिले हर दिल अंदर से काला, पर कुंठित मन की रुदित वेदना आज भी समझे मधुशाला। नया दौर है नई सोच है, नया दौर है नई सोच है, और नई है ये हाला, पर पीने वाला वही है लेकिन और वही है मधुशाला, और वही है मधुशाला। वाह यार, बहुत ही सुंदर रचना करी है आपने। इट्स एन एक्सटेंशन इंडीड ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। और जब आप ये रिसाइटल कर रहे थे, कई सारे मोमेंट्स मेरे माइंड में फ्लैश कर रहे थे कि हाँ ये भी तो बात है, ये भी तो बात है। ऑफ कोर्स और ख़ास तौर पे वो जो आपने मित्रों वाली बात कही है, जो चार दोस्त बैठते हैं, पहली बात तो वो हो पाना ही आजकल बहुत मुश्किल है, और जो होती है तो वाह जो बात बनती है। बहुत ही सुंदर ईशान, मतलब दाद देनी पड़ेगी आपकी लिखावट की। आई होप कि ये बच्चन साहब तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल मुझे पसंद आए। हाँ जी, और होपफुली वो आपको बुलाएं कि आइए अपन लोग एक बार रिसाइट करते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए, मेरा मन तो कर रहा है कि इसी तरीके से आपके रैपिड फायर क्वेश्चंस में पूछता चला जाऊं और कुछ कुछ आपकी इस तरीके के क्रिएशन सुनता चला जाऊं। बट फिर भी फॉर आवर ऑडियंस मैंने सोचा कि कुछ ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएं जिनसे शायद उनको भी मदद मिल सके उनके इस डिलेमा की हेड वर्सेस हार्ट को एड्रेस करने के लिए। तो अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं आपके जीवन की और कुछ कहानियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है दिल वर्सेस दिमाग, हेड वर्सेस हार्ट, क्यों ना उसी से शुरू करी जाए। आपके सामने कभी ऐसा समय आया जब इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा द्वंद्व चल रहा हो कि दिल को चुने या दिमाग को चुने, और कोई ऐसा किस्सा या कहानी जहां आपको किसी एक को चुनना पड़ा दूसरे के लिए, और हाँ वो शायद भावुक भी पल था पर वो ज़रूरी भी था। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई किस्सा या कहानी आपको जो याद आ रही हो। इनफैक्ट इस कश्मकश से तो हम काफ़ी रिसेंटली इसी साल गुजरे हैं, शायद मैं उसी का जिक्र करना चाहूँगा। हमारा पुश्तैनी घर जो रीवा मध्य प्रदेश में है, उसको हम छोड़ के हमेशा के लिए अलविदा कह रहे थे। और पर्सनली मेरे लिए तो था ही, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे घर वालों के लिए बहुत भावुक क्षण था, जो कि दिल तो कह रहा था कि इसे रहना चाहिए, इसे संजोना चाहिए, बट प्रैक्टिकली शायद ज़रूरी था टू लेट गो ऑफ इट इफ़ यू कैन नॉट केयर फॉर इट। तो मैं मानता हूँ कि हम सबको ज़िंदगी में अलग अलग वजहों से घर से तो निकलना पड़ा और बुरा भी लगा। बिल्कुल। तो घर से दूर जाने का जो कष्ट है वो तकलीफ़ तो देता है, पर जिस दिन आपका घर आपसे दूर जा रहा होता है हमेशा के लिए, वो पल शब्दों में शायद ना बयां हो सके। तो हमने कुछ वैसा फील किया। मेरा पूरा बचपन, मेरी बहन का बचपन, मेरे पापा की बचपन और जवानी के कई, एडल्टहुड के कई ब्यूटीफुल मेमोरीज़, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की पूरी मेमोरीज़, एंड मेरी मम्मी वहाँ शादी होके आई। तो इट्स अ पिटारा ऑफ मेमोरीज दैट वी वर समहाउ लॉकिंग इन एंड इट अवे। तो इट वाज अ मोमेंट वेयर दिल बोल रहा था कि नहीं, ये गलत तो हो रहा है शायद, बट आज की कंडीशंस और इनके साथ वो ज़रूरी था। हम सब बाहर हैं, हम सब उसकी देख रेख नहीं कर सकते थे। तो या दैट वाज अ मोमेंट। और उस पर कविता भी लिखी थी मैंने, शायद घर के ऊपर अभी रिसेंटली लिखी है, इजाज़त हो तो। हाँ प्लीज, मोर देन हैप्पी। तो इस पे घर पे लिखी थी मैंने कि घर क्या है। तो घर उन चार दीवारों से घिरी ज़मीन है जहाँ कुछ यादें मीठी, कुछ नमकीन है। घर वो आंगन है जहाँ मेरा बचपन आज भी खेलता हुआ मिलेगा। घर वो दीवार है जिस पे मेरा किस्सा उकेरा हुआ मिलेगा। घर उन बचपन के खिलौनों में है जिन्हें खेल कर दिल आज भी छोटा सा बच्चा बन जाता है।
घर उन स्कूल से मिले तमाम पुरस्कारों में है जिन्हें हाथ में उठाकर आज भी दिन बन जाता है। घर कुछ अधपकी ईंटों से बना आशियाना नहीं है, घर कोई मंजिल नहीं है, घर कोई ठिकाना नहीं है। घर तो बुजुर्गों का लाड़ है, घर तो माँ बाप की आड़ है, घर समुंदर के तूफान के बीच एक महफूज सा किनारा है। घर वो सुकून का छोटा सा कोना है जो सिर्फ हमारा है। घर एक दिल में दबा एहसास है, एक यादों का कीमती खजाना है। घर वो छूटा हुआ सा रिश्ता है जिसे अब दूर रहकर ही निभाना है, जिसे अब दूर रहकर ही निभाना है। ये तो काफ़ी भाव विभोर करने वाली कविता है ईशान, और आई एम प्रीटी श्योर ये जो आपने शुरुआत करी बताते हुए कि हम तो घर बहुत पहले ही छोड़ आते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार हम सभी के कंधों पे आता है, पर जब अपना घर दूर जाता है वो एक इमोशन है, उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी इतनी सुंदर कविता आपने लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद उसको शेयर करने के लिए हमारे साथ। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा आपके लिए भी, परिवार के लिए, पर यही तो डिलेमा है। अगर ये जो जीवन की गाड़ी है, रेलगाड़ी, एक स्टेशन छोड़ के दूसरे पे तो इसको जाना ही है, ये किसी के लिए नहीं रुकती। अब आपको दिल या दिमाग में से कुछ तो चुन के आगे बढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट सवाल जो मैंने सोच रखा था आपसे पूछने के लिए वो था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है कंट्री में, और आपके जीवन में मैं जानना चाहता हूँ कि वो डिसीजन आपका कि आपको ये एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, इसको क्रैक करना है, शायद आपका जीवन इस तरफ मुड़ जाएगा, तो ये डिसीजन आपके दिल का था या दिमाग का? और जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो कुछ ऐसे किस्से, कहानियाँ, टिप्स, ट्रिक्स जो आप बताना चाहेंगे जो यूजुअली किताबों में नहीं पाई जाती उन लोगों के लिए जो शायद आज भी प्रिपेयर कर रहे हैं आईएएस के लिए या फ्यूचर में सपना देख रहे हैं आईएएस ऑफिसर बनने का? बिल्कुल। इस पे तो मैं कहना चाहूँगा ये दिल का तो इसमें कोई रोल नहीं। ये दिमाग का ही खेल था, और दिमाग कई डायरेक्शंस में खेल रहा था। जब हमारे प्लेसमेंट सीजन्स चल रहे थे कॉलेज में, दिल जानता ही नहीं था कि उसे क्या चाहिए। तो उस पर भी मैंने कुछ लाइनें लिखी थी उस समय कि वो राह कैसे पकड़ूं जो मंजिल तक ले जाएगी, वो राह कैसे पकड़ूं जो मंजिल तक ले जाएगी, जब दिल को ही इल्म नहीं मंजिल कौन सी रास आएगी। बावरा सा मन है अभी भटकने दो इसे यूं ही, बावरा सा मन है अभी भटकने दो इसे यूं ही, खुद ही चल पड़ेगा जब बावरी कोई राह नजर आएगी। वो एक ऐसा भी पीरियड था जब कईयों की जॉब लग रही थी, कुछ लोग कंपनी में बुलाया भी नहीं जा रहा था, कुछ लोगों का रिजेक्शन हो चुका था और कुछ लोगों का प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका था। सो देयर वर वेरी मिक्स्ड इमोशंस जो हम सब ने फेस किए हैं उस हॉस्टल की गैलरी में। तो उससे एक लाइन थी अपने आप को मोटिवेट करते रहने की कि नहीं, कीप ट्राइंग। तो उसमें था कि इन सारे ऐब के बीच कोई तो खूबी होगी ज़रूर, इन सारे ऐब के बीच कोई तो खूबी होगी ज़रूर, इस नाचीज़ की कीमत भी किसी को तो समझ आएगी। वाह, बहुत बढ़िया। हुआ वो समय भी निकला, आज तो मीठी यादें हैं। बट जब भी मैं उस प्लेसमेंट सीजन के बाद देखता हूँ, आई गॉट अ जॉब एज वेल फ्रॉम कैंपस, बट वहाँ पे अगेन दिमाग ने एक फ़ैसला लिया कि शायद ये जॉब वो नहीं है जो मैं ज़िंदगी भर करना चाहूँ। और तब मेरे पापा ने सवाल किया कि अगर दिल अभी कहीं नहीं लगा है तो क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब इंजीनियरिंग सर्विसेज इस डायरेक्शन में सोचा जाए। तो हाँ, अटेम्प्टिंग आईएएस वाज नॉट अ चाइल्डहुड ड्रीम एज सच, बट द डे आई स्टेप्ड ऑन दिस जर्नी इट चेंज्ड माय लाइफ। सो आज की डेट में मैं कहूँगा तो ना सिर्फ ये एग्ज़ाम निकालने के बाद का फेज़, बल्कि उस एग्ज़ाम की तैयारी का फेज़, इट वाज अ लाइफ ऑल्टरिंग फेज़ फॉर मी। तो इसमें कई सारी मेरी बहुत ड्रामेटिक स्टोरी तो नहीं रही है। 12th फेल में जैसे आप स्ट्रगल देखते हैं यूपीएससी के लिए या स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना, भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं रहा है। बहुत सुकून भरी तैयारी रही और भगवान की दया से बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा। बट हाँ, कुछ उस फेज़ में ऐसी लर्निंग्स थी जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए या किसी और एग्ज़ाम के लिए भी, या ज़िंदगी की किसी और सिचुएशन के लिए भी शायद लोगों को हेल्पफुल रहे। इस पे मैंने कोरा में भी कई बार आंसर्स लिखे थे उस टाइम पे जब हमारे पॉपुलर रहता था। बिल्कुल।
तो पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा कि जब भी किसी चीज़ के लिए आप टारगेट करें, always dream about it, always keep dreaming the life that's going to be there for you after that. तो I used to keep reading about those officers, उनकी लाइफ जिन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया है, उन्हें क्या पर्क्स मिलते हैं, वो किस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको देखने को मिलती हैं, क्या ज़िंदगी है जो वो जी रहे हैं जो आज मैं एस्पायर करता हूँ, एंड दैट यूज्ड टू मोटिवेट मी अ लॉट। बिल्कुल। दूसरा ड्रीम था जो मैंने देखा था कि मैं अपने भी वापस कॉलेज में जाऊँगा और फिर लोगों को बताऊँगा, तो वो ड्रीम भी कल एग्ज़ाम निकलने के बाद पूरा हुआ। आई वेंट बैक टू पिलानी, आई गेव अ लेक्चर ऑन, एंड आई कैन प्राउडली से कि उसके बाद आज रेलवेज में बहुत बिट्सियंस हैं who have joined, and there's a group also with services. Wow. So that really inspires me कि हाँ लोगों का डायरेक्शन, because as you know GMAT हो गया या CLAT हो गया, CAT हो गया, हम सारा इसी डायरेक्शन में कॉलेज में फोकस रहता था। Nobody used to think कि हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ऑप्शंस बहुत हो गए हैं इंडस्ट्री में। तो बट व्हेन आई केम टू दिस सेक्शन और जब लोगों को शायद इंस्पायर किया और लोग इस पे आए, तो मैं रियली फेल्ट कि हाँ मे बी यूजफुल। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जॉब छोड़ी जो हाथ में थी, तो वो एक फैसला है जो सबको शायद लेना पड़ेगा कभी न कभी। जैसा कि ये जवानी है दीवानी का फेमस डायलॉग है, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना तो जरूरी है। तो सही समय पे निकल जाना वो एक आपकी कला है जो ना सिर्फ किसी एग्ज़ाम के लिए, ज़िंदगी के हर फैसले के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो सब हमने एक्सपीरियंस भी किए और आज लगता है कि शायद सही फैसला रहा वो। दूसरा मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ये सुविधा है तो आप अपने घर के कंफर्ट में तैयारी कीजिए। बिल्कुल। आई हैड ऑप्शंस, चाहे वो IIT के टाइम कोटा जाने का हो या UPSC के लिए दिल्ली जाके तैयारी करने का हो, बट समहाउ आई स्टेड बैक इन भोपाल। घर पे रहा, अच्छा खाना मिला, सारी केयर मिली, बात करने को कोई होता था, तो जो इमोशनल लोज आते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, you have people around you. So that's a big advantage. If you have that luxury, please avail that. It's not necessary to go out and venture on your own in the tough world out there, क्योंकि उसके बाद तो ज़िंदगी वैसे ही बहुत कठिन है। एक और चीज़ जो मुझे याद आती है कि कई लोग मुझसे पूछते भी थे कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे, 18 घंटे, कौन क्वेश्चन? हाँ, तो मैंने बोला यार एक तो ये घंटे मैं कभी गिनता नहीं हूँ, बिकॉज आई एंजॉय द प्रोसेस। दूसरी, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं इसके लिए, चाहे वो सुबह की मॉर्निंग वॉक्स हों, चाहे वो म्यूज़िक सुनना हो, चाहे मूवीज़ देखने जाना हो, चाहे गेस्ट आए हों घर में उनसे मिलना हो। आई मेड श्योर कि आई लिव अ नॉर्मल लाइफ, डोंट डिस्कनेक्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड दैट रियली केप्ट मी कंपोज्ड मे बी इन द प्रिपरेशंस। तो अगर वो चीज़ मे बी इट कैन नॉट वर्क फॉर पीपल, बट इट वर्क फॉर मी, and being connected to everything really boosts your confidence as well. You don't feel alone in this journey. Correct. So another thing was कि सब्जेक्ट को दिल से मत लगाओ, क्योंकि ये एग्ज़ाम दिमाग का है। तो अगर आपने सोचा कि मुझे इस सब्जेक्ट का A to Z सब कुछ आना ज़रूरी है, तो फिर ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा आपसे। It's a very practical approach that you have to have for any exam, maybe UPSC के लिए specifically। वो ये नहीं जानना चाहते कि आपको कितना आता है। उनके इस एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस, हमें 5 पेपर होते थे, 2 ऑब्जेक्टिव, 1 सब्जेक्टिव, 1 GS, देन एक पूरा इंटरव्यू होता था जो कि पर्सनैलिटी चेक करता है। इट डज नॉट चेक यू हाउ मच यू नो, इट जस्ट चेक्स यू कि आपको जो नहीं आता उसको आप कैसे डील करते हैं। सो क्या स्किप करना है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब ये आपके दिल और दिमाग का भी बहुत बड़ा एज यू नो डिसीजन है कि ये टॉपिक नहीं है, मुझे भले बहुत पसंद हो, अगर एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है मैं छोड़ सकता हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। करेक्ट। तो व्हाट नॉट टू चूज इज अ वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन। ट्रू। तो एंड मे बी इन लाइफ एज वेल। तो क्या छोड़ना है वो तो पता होना चाहिए। तो आई थिंक यही सब कुछ लर्निंग्स हैं जो मेरी रही हैं। नहीं, बिल्कुल, आई एम प्रीटी श्योर कई सारी इनमें से ऐसी लर्निंग्स हैं जो बहुत ही यूनिक हैं। लोगों को पता तो रहता है, पर सवाल वही है जो आपने एंड किया, जिससे कि दिल वर्सेस दिमाग है, आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा और जो डिसीजन लिया है उसके साथ आगे बढ़ना भी पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो समय मद्देनजर रखते हुए मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट सवाल, अभी हमने आपसे पूछा आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, अब आपका थोड़ा कवि गजल लिखने वाला साइड की तरफ जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या कोई भी इंसान जिसके अंदर के उनकी इमोशंस तो देखिए आते रहते हैं जाते रहते हैं, कभी अप्स होते हैं कभी लोज होते हैं, तो हर इंसान कभी ना कभी सोचता है कि यार मैं भी क्यों ना इस पे कुछ लिख दूं। जैसे एक टूटा फूटा मैं आपको सुनाता हूँ। अरे मेरे दोस्त ने बोला कि चल मूवी देखने चले, मैंने उसको बोला कि भाई नहीं, अपने को है पॉडकास्ट बनाना। उसने बोला कि इसमें क्या रखा है, मैंने बोला भाई इसी से तो चलता रहेगा फसाना। अरे वाह, अरे वाह। तो मुझे मालूम है कि ये बहुत ही टूटा फूटा है, पर मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कविता लिखने में, गजल में, या फिर इस तरीके से जो लेख लिखते हैं, इनके पीछे भी कुछ टेक्निक्स हैं जिसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ दिल से निकल के चली आती हैं? देखिए, दिल तो बेसिक इंग्रेडिएंट है। यस, आप बिरयानी बना रहे हैं तो चावल तो चाहिए। सो तो है। बट हाँ, उसके बाद जो सब्जियां हैं, मसाले हैं, उनका जो रोल है स्वाद को बढ़ाने में, वो ज़रूरी हो जाता है। सो मैं भी ये सोचता था कि मैं बहुत कुछ ठीक ठाक लिख लेता हूँ, बट जैसा कि मैंने बताया, व्हेन आई वेंचर्ड टू दिस कोर्स ऑन रेखता ऑफ गज़ल राइटिंग जी, तब मुझे समझ में आया कि अब तक जो मैंने लिखा वो टूटी फूटी कविता, छंद, नज्म कुछ कह लूँ, बट गज़ल तो नहीं है। अच्छा। तो गज़ल की विधा एक बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मेट की विधा है, जिसमें कि हर एक शब्द का एक वज़न है, जो आपको कोई भी लाइन लिखते समय दोनों लाइनों में सेम वज़न मेंटेन करना है। और जब उस नज़रिए से मैं आज देखता हूँ गज़ल को, मैं एक एग्जांपल भी लूँगा। एक फेमस गाना अगर आपको याद हो, ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये चंचल हवा, इसको अगर ब्रेक करें तो इसमें आप देखेंगे, अगर मैं इसको 1 बोलूँ और इसको 2 बोलूँ, तो द लाइन गोज लाइक, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बिल्कुल। So 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2. This is the pattern. Okay. And the next line has to have compulsorily the same pattern repeated in the same order. Okay. So the next line goes like कि कहा दो दिलों ने कि मिलकर रहेंगे न होंगे जुदा। अच्छा। तो अब आप मेलोडी में सुनते हैं, you never appreciate that. Correct. और मैं भी सोचता था कि चले जाते हैं बस। बिल्कुल। अब वही जब हम टेक्निकलिटी में घुस के समझ रहे हैं आज, देन इट शोज कि हाँ, ये शब्द यहाँ पे रखा गया है तो कुछ सोच के रखा गया है, और उसके बोलने का जो वजन है, ये आपको शायद इंग्लिश पोइट्री में ना मिले या बाकी जगहों पे ना दिखे, बट जो गज़ल की ये विधा है, यही इसको खास बनाती है। तो दैट्स समथिंग जो मुझे लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए अगर उसमें इंटरेस्ट है। बिल्कुल। और रेखता इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। उर्दू की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दुनिया की प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको जितने लेखक हैं उनकी सारी रचनाएं मिल जाएंगी, उर्दू की पूरी वोकेबलरी डिक्शनरी मिल जाएगी, एंड देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज एज वेल, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। क्या बात है, दैट्स वेरी नाइस। ये तो बहुत ही नई जानकारी है। मैं खुद जाके उनकी वेबसाइट आज चेक करने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्या क्या रिसोर्सेज है जो वहाँ पे अवेलेबल है। बट मे बी फॉर अ जेन ज़ी जनरेशन, अगर मैं उनके लिए आपसे पूछूं, मुझे नहीं पता, एटलीस्ट मेरे कांटेक्ट में जितने उस जनरेशन से लोग हैं, वो लोग आजकल एक अलग ही तरीके का संगीत, एक अलग ही तरीके का एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं। रैप म्यूज़िक काफ़ी फेमस चल रहा है, तो उनको क्या पोएट्री या फिर गज़ल, इन सब में अगर क्या उनका भी इंटरेस्ट आ सकता है, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल। अब गज़ल, अगर हम उर्दू के कंटेक्स्ट में बात करें तो गज़ल इज़ जस्ट वन ऑफ द फॉर्मेट्स। नज़्म हैं, रुबाइयाँ हैं, मरसियाँ हैं, और बहुत सारे और फॉर्मेट्स हैं। हाँ, गज़ल उनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, प्रचलित है, और सदियों से वो कंटिन्यू हो पाया है। बाकी आज के डेट में बहुत कम लिखने वाले हैं। सिमिलरली अगर हम हिंदी साइड आएँ तो राइट फ्रॉम आवर वेदास, रामायण, महाभारत, दीज आर ऑल पोएट्रिक वर्सेस। ये पोएटिक वर्सेस हैं, इनमें कोई प्रोज नहीं है। हमारा सुंदरकांड हो, भजन हो, चालीसा हैं, आरतियाँ हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं। सो देयर आर सो मेनी फॉर्मेट्स। हम नॉर्मल कविता तो जो आज पढ़ रहे हैं, चाहे वो छंद वाली हो, विथ राइमिंग हो, विदाउट राइमिंग हो, ये तो बहुत एक छोटा सेक्शन है। करेक्ट। और ये जो लिख के हमको विरासत में मिली हैं चीज़ें, दीज आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ पोएटिक। आई थिंक रिसेंटली मैंने कहीं देखा भी कि कथक जो हमारा डांस फॉर्म है, दैट ऑल्सो एमिनेट्स फ्रॉम द वर्ड कथा।
हाँ। एक कम्युनिटी थी इलाहाबाद के पास एक गांव में जो छोटी कम्युनिटी थी जो कथा सुनाते थे, और उस सुनाने के प्रोसेस में वो इतने भावुक हो जाते थे कि वो थिरकने लगते थे, नाचने लगते थे, और वहाँ से वर्ड हुआ कथा से कथक। अच्छा। सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द वर्ल्ड ऑफ पोएट्री आई गेस। एंड इसमें फिर कई रस हैं, भक्ति रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, जिसपे अलग अलग लोगों ने कविताएं लिखी हैं। और जहाँ तक आपने अभी रैप की भी एक बात कही, तो आई वुड से कि हिंदी का रैप तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मि रथी फेमस कविता है, वो इटसेल्फ जो रिदम एंड पोइट्री का जो फंडा है, it fits so beautifully in that piece of poetry. Correct. So I think अगर लोग पढ़ें उसको, आज की जिंजी भी, they would definitely relate to it. Very nice. आपने अगर उनका बादशाह का गाना सुना होगा जो शिव जी पे उन्होंने लिखा है, सो आई थिंक शिवाय करके जो उनका गाना है, शिव जी के कई नामों को उन्होंने यूज किया है एंड इन अ फॉर्म ऑफ रैप. So it becomes really catching, and yet it touches our old roots and conventions. क्या बात है. तो रश्मि रथी तो is a wonderful piece of poetry जो सबको पढ़नी चाहिए. बिल्कुल, आज मैं जाके डेफिनेटली इसको भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ. आज मुझे आपने इतने सारे इनपुट दे दिए हैं, शायद ये वीकेंड तो मेरा इसी में जाने वाला है कि कविताएं के और कौन से सोर्स हैं और कौन से टाइप हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग. शायद आगे जाके कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको मैं अगर शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँ तो शायद मैं इन कविताओं या फिर गजलों का साथ लूँ. तो एक जो सवाल है, शायद वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन होगा वो, एक जो सवाल है जो मेरे दिल में मैं आपसे जानना चाहूँगा, विथ ऑल दिस डेली डिसीजंस कि दिल की सुने, दिमाग की सुने, आज ये मन कर रहा है तो इसको कर लें, या फिर लॉजिक कहता है ये इम्पोर्टेंट है. तो आपके डे टू डे रोज़मर्रा लाइफ में आप डिसीजंस कैसे लेते हो, दिल वर्सेस दिमाग में, और जब शाम को घर पहुंचते हो तो हाउ डू यू फील कि यार आज तो दिल की मैंने सही सुनी, या फिर आज मैंने दिमाग की सही सुनी, कैलिब्रेट कर लेता हूँ थोड़ा, आज ज़्यादा दिल की सुन ली है, कल दिमाग की सुनूंगा. तो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है. पहली बात तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन द टॉपिक ऑफ ग्रेटिट्यूड हियर. हम उस दौर में हैं जहाँ हम इतना कुछ कर पा रहे हैं. हम नौकरी भी कर पा रहे हैं, हम अपना एंटरटेनमेंट भी कर पा रहे हैं, हम अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स भी कर पा रहे हैं, हम अपनी बॉडी का ख्याल भी रख पा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, मतलब लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं. तो एक इंसान इतनी चीज़ें कर पा रहा है. इट्स अ ब्लेस्ड एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग आई गेस. आवर ओल्डर जनरेशंस वर स्ट्रगलिंग टू मीट देयर एंड्स. वो 2 वक्त के खाने के लिए इतना स्ट्रगल होता था कि आर्ट, पोएट्री, म्यूज़िक, डांस वाज अ लग्जरी बैक देन. तो पहला तो ग्रेटिट्यूड है मुझे बहुत बड़ा कि हम इस लायक हैं कि हम कर पा रहे हैं. और जहाँ तक बात है कि ये चीज़ें कैसे बैलेंस होती हैं, तो आई वुड से डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी इन व्हाटएवर यू डू इज़ द की. तो चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो कोई भी क्रिएटिव एस्पेक्ट हो, शिद्दत और सिंसियरिटी के साथ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उसे. अगर मैं डेली अगर ऑफिस से लौटता हूँ and I have people to push me or I have a source of motivation that keeps me going, तो इतना टफ नहीं है ये सब करना. एंड इसमें मैं एक लाइफ जर्नी में लोगों को, कई लोग मिलते हैं, तो मैं उन लोगों को भी शुक्रिया करना चाहूँगा जो इस जीवन में मुझे इस लायक बना पाए कि मैं इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकूँ, इन पर ध्यान दे सकूँ. बचपन में कहूँगा तो हाँ, माँ बाप ने इतनी सारी चीज़ों के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया. पापा ने जैसा सेट ये किताबें ला के दी, हिंदी का ज्ञान मुझे उनसे मिला. मम्मी की तरफ से नाना जी लिखते थे. नाना जी के बड़े पापा हमारे मुंशी प्रेमचंद जी थे, तो घर में वो विरासत मिली मुझे. क्या बात है. स्कूल में कहीं पे भी कुछ करना हो, माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू पुश मी कि यू हैव टू बी द बेस्ट, और कहीं ना कहीं वो पुश हमेशा काम आया. बड़ा हुआ तो मेरी छोटी बहन मुझसे बड़ी बड़ी बातें और सलाहें देने लग गई. क्या बात है. सो मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा उसने उसका एक सोल्यूशन दिया है. मेरी इंस्टा की प्रोफाइल एज यू मेंशन वो भी उसी की देन है. सो आज भी वो मुझे पुश करती है. एंड इनफैक्ट आज जब मैं घर लौटता हूँ तो मेरी वाइफ, आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट शी हैज़ द सिमिलर इंटरेस्ट्स इन पोएट्री, म्यूजिक, डांस एंड इवन टेनिस फॉर दैट मैटर. आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसके साथ बैठ के रॉजर फेडरर की कुछ वीडियोस देख सकता हूँ और उस पर डिस्कशन कर सकता हूँ, which is a blessing. And if you don't have people around you like this, it's difficult to follow this. तो ये जो दिलो दिमाग
की जो कश्मकश है इसमें लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, लोगों से इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर ईशान। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपको इस तरीके के लोग मिलते चले जाएं और जैसे कहावत है कि लोग जुड़ते चले जाएंगे, कारों बड़ा होता चला आई फॉरगॉट टू जाएगा। मेंशन यू, ये पॉडकास्ट हो रहा है आपकी वजह से, तो बिल्कुल। जो मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन था एक रील भी डालने का, ना डाल पाने का, उसमें यू आर प्लेइंग दैट रोल फॉर मी। नहीं बिल्कुल, आई थिंक यही ज़रूरी होता है। आप एक बार शुरू तो करके देखिए, लोग डेफिनेटली जुड़ेंगे और आपकी आवाज़ जैसा आज हमने मैनिफेस्ट किया शायद बच्चन साहब तक भी पहुँचे। तो ईशान, रियली थैंक यू सो मच। आई हैड एंजॉयड दिस कॉन्वर्जेशन सो मच, स्पेशली ये जो आप डेप्थ लेके आए हैं अपनी पंक्तियों के थ्रू, कविताओं के थ्रू। मैं तो बहुत ही भाव विभोर भी हुआ हूँ, मैंने कई सारी नई चीज़ें भी सीखी हैं। प्रोबेबली जाते जाते मुझे पता है आपने एक कविता लिखी है बहुत ही सुंदर, दूसरा मौका। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे ऑडियंस के लिए, क्या कुछ आप मोटिवेशनल मैसेज भी छोड़ना चाहेंगे, और या फिर आपको अगर बताना भी हो कि वो दूसरा मौका जो आपने कविता लिखी है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था और उसकी कुछ पंक्तियों के साथ क्या हमें आप विदा करना चाहेंगे? बिल्कुल, तो ये टॉपिक एक्चुअली मैं पोइट्री क्लब्स में जाता हूँ। जो बेंगलोर आने के बाद 1 साल में मैंने एक सिस्टम बनाया है एंड आई हैव एसोसिएटेड माई सेल्फ विद सम गुड पोएटिक कम्युनिटीज़, जिसमें से कि वन ऑफ देम इज़ पोइट्स ऑफ बैंगलोर, एंड उनके मंथली एक संडे को सेशंस होते हैं जिनमें वो हमें कुछ टॉपिक्स देते हैं और यू गेट टू मीट सम वंडरफुल आर्टिस्ट्स देयर हु क्रिएट देयर ओन पीसेस beside them. It's a very safe space for artists who have the same tastes, and वहाँ पे मैंने ये पोएम दूसरा मौका, सेकंड चांसेस बेसिकली उसका टॉपिक दिया था उन्होंने, उसमें मैंने ये लिखी थी। तो इसका जो टेक था मेरा वो थोड़ा अलग रहा है। जनरली लोग दूसरे मौके की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि क्यों मिलना चाहिए। मेरा टेक थोड़ा डिफरेंट था कि शायद दूसरे मौके की ज़रूरत है भी। तो उस पर ही मैंने कुछ लिखा था कि अगेन आई हैव टू रेफर, लिखता हूँ। सो क्या है ये दूसरा मौका? पहली कोशिश की नाकामयाबी भुलाने का जरिया है, या कभी न हार जो माने वो बहता दरिया है? ये पहली दफ़ा में मन न भरने का सिला है, या पहली कोशिश के नाकाफ़ी होने का गिला है? ये किसी कमज़ोर हारे हुए शख्स को एक बार जीतने की आस है, या किसी सशक्त इंसान का खुद से जूझने का एक और प्रयास है? क्या ये भीख है जो किसी से मांगने की मजबूरी हो, या हक लगता है तुम्हें जिसका मिलना ज़रूरी हो? और शायद कई जगहों पे इस बात की जगह ही ना हो, इंसान के अलावा औरों को दूसरे मौक़ों की परवाह ही ना हो। जो परवाना शमा पे जलकर एक रात में खुद को मिटा देता है, क्या उसे फिर से ऐसे मौके की तलाश भी होती होगी? वो पत्ता जो पतझड़ में डाल से टूट के ज़मीन को चूमता है, क्या उसे उस डाल से दोबारा जुड़ने की आस भी होती होगी? कुछ अफसानों को बस एक बार होने की आस होती है, हर किरदार को नहीं दूजे मौके की तलाश होती है। वाओ, बहुत ही सुंदर ईशान। आई थिंक इस पॉडकास्ट के लिए इससे ज़्यादा सुंदर क्लोजर हो ही नहीं सकता। वाओ, मतलब जो आपको पहला मौका मिला है शायद वो ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रिटिकल मौका था। वो जो चला गया, क्या आपको सही में ज़रूरत भी है दूसरे मौके की? और अगर दूसरा मौका आए तो उसे आप पहले मौके की तरह ही ट्रीट कीजिए, उसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रखिए। जो जिस जुनून के साथ आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो रहेगा तो कभी दूसरे मौके की ज़रूरत ही नहीं है। एवरी मौका इज़ द फर्स्ट मौका फॉर यू। बहुत बढ़िया। विद दैट, थैंक यू सो मच ईशान। It was a pleasure having you on our podcast. Absolutely my pleasure being here in this wonderful conversation with you. Yeah. Thank you so much. And dear audience, I hope you enjoyed this particular conversation. हम आपसे यही निवेदन कर सकते हैं कि प्लीज़ गो अहेड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम और भी जो इस तरीके के दो अलग अलग पहलू लेके आते हैं उससे आप कुछ सीख सकें, कुछ हम सीख सकें, और इस तरीके से हमारा फसाना यूं ही चलता रहे।